नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम राजस्थान ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे साथियों। और उसमें हम थार का मरुस्थल का विस्तृत तौर पर अध्ययन कर रहे थे। थार के मरुस्थल में हमने कल की क्लास में हमने जाना कि जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब हुई थी, उसके कितने चरण हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसने कौन से वाटर कंसेप्ट दिए हैं, वो कल की क्लास में हमने बात करी थी। एक बार हम फिर से उसको रिवीजन कर लेते हैं। एक बार आपको भी मेरे साथ में दोहराना है। अगर जब मैं बोल रहा हूं तो आपने जो कल नोट्स बनाए हैं उनको खोल के उसको रिवीजन करना है, मतलब रीडिंग करनी है। देखो कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत कहां से हुई थी, तो साथियों शुरुआत हुई थी गर्दनखेड़ी गांव झालावाड़ से हुई थी। कब हुई थी कि भाई 27 जनवरी 2016 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि उद्देश्य यह था कि जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करवाना, पर्यावरण संरक्षण करना, सामाजिक व आर्थिक लाभ सुनिश्चित करवाना। ये किसके लिए थी? ये राजस्थान के नागरिकों के लिए थी। इसके कितने चरण थे? इसके 4 चरण थे, जो कि अलग अलग भागों में बांटे गए थे। अब देखो वो 4 चरण कौन से थे। देखो पहला चरण कहां से लेकर कहां तक था कि भाई जनवरी 2016 से लेकर जून 2016 तक। इसमें कितने गांव शामिल किए गए थे? 3529 गांवों को शामिल किया था। किसमें? पहले चरण में। अगर हम दूसरे चरण की बात करें कि भाई दूसरा चरण कहां से कहां तक था कि भाई दिसंबर 2016 से लेकर जनवरी 2017 तक। इसमें कितने गांव शामिल करे थे? 4213 गांव शामिल करे थे। अगर हम तीसरे चरण की बात करें, तीसरा चरण कहां से लेकर कहां तक था, तो हम बात करें कि भाई तीसरा चरण दिसंबर 2017 से लेकर जनवरी 2018 तक। इसमें कितने गांव शामिल करे कि भाई 4314 गांव। कितने? 4314 गांव। अगर हम चौथे चरण की बात करें कि भाई चौथे चरण के अंदर कितने गांव शामिल हुए और कब से कब तक हुआ, तो ये हुआ था अक्टूबर 2018 से लेकर 2022 तक। इसके अंदर 3,963 गांव शामिल किए गए थे। कितने? 3,963 गांव शामिल किए गए थे। अगर हम बात करें कि जो 4 वाटर कंसेप्ट था, जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत निकल कर आया था, उसमें क्या क्या चीजें थी, तो देखो एक तो सतही जल में वृद्धि करना। किसमें? सतही जल में वृद्धि करना। एक भूमिगत जल में वृद्धि करना, एक वर्षा के जल के संरक्षण में वृद्धि करना, और मृदा की नमी की मात्रा में क्या करना है? वृद्धि करनी। ये 4 वाटर कंसेप्ट दिया था। देखो साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये 4 चीजें देकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा वाटर कॉन्सेप्ट में शामिल नहीं होता है। तो इसमें से एक दूसरा कोई भी सेंटेंस दे देंगे, जब आपको चारों याद होंगे तो आपको पता होगा कौन सा है कौन सा नहीं है साथियों। इसके बाद में हमने मरुस्थलीय स्थलाकृतियों के बारे में बात करी थी। मरुस्थलीय स्थलाकृति और स्तूप के बारे में कि भी धुरे, स्तूप, धारियान ये क्या होती है, प्लाया क्या होती है, जो रेन टाट क्या है, खड़ीन क्या है, बालसन क्या है, ये इनके बारे में हमने बात करी थी साथियों। तो हम कल की क्लास में बात कर रहे थे कि भाई प्लाया क्या है। प्लाया क्या, जब मरुस्थल के अंदर वर्षा होती है तो वर्षा के माध्यम से जो अस्थायी खारी झीलों का निर्माण होता है ना साथियों, उसे क्या कहते हैं? हम उसे प्लाया कहते हैं। और जब प्लाया का जल वाष्पीकरण के माध्यम से हवा में उड़ जाता है, मतलब जब बहुत ही दलदली क्षेत्र बच जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेन या टाट कहते हैं। सर्वाधिक रेन या टाट कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। जब रेन या टाट, जब दलदली क्षेत्र बिल्कुल समाप्ति की ओर आ जाता है और मृदा बिल्कुल नमी की तरह होती है, तो उसे क्या कहते हैं? हम बालसन या बजेड़ा कहते हैं। जहां पर किसकी कृषि करते हैं हम, मतलब कृषि का प्रकार क्या क्या है? खड़ीन की कृषि करते हैं। किसकी? खड़ीन की कृषि करते हैं साथियों। ये हमने बात करी थी कल की क्लास में। उसके बाद में हमने बात करी थी कि भाई पोखरण, जिसे भारत का शक्ति धाम कहते हैं, क्या कहते हैं? जहां पर कौन से रेन पाया जाता है? कानोता, लवा, भाकरी। इसके बाद में हमने बात करी कि जोधपुर के अंदर कौन सा रन पाया जाता है? बाप रन पाया जाता है। इसके बाद में हमने बात करी कि बाड़मेर के अंदर थोब रन पाया जाता है, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा रन है। और इसके बाद में हमने बात करी थी साथियों कि मरुस्थल में जो स्थलाकृति है, जैसे कि थली किसे कहते हैं, कि जो मरुस्थल का ऊपरी भाग है ना, उसे थली कहते हैं। क्या कहते हैं? थली कहते हैं। और थली के वहां पर क्या नहीं पाई जाती? कोई नदी नहीं पाई जाती। ये कहां पर है ज्यादातर? ये चूरू और बीकानेर में। उसके बाद में हमने तल्ली की बात करी कि भाई जो थल्ली का निचला भाग है ना, जहां पर पलाया जिले बनती है, उसे क्या कहते हैं? हम तल्ली कहते हैं। और आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं कि भाई रेत के टीले कैसे बनते हैं।
देखो, रेत के टीले बनने की क्या शर्तें हैं ये हम आज की क्लास में जानेंगे। तो रेत के टीले बनने के लिए सबसे मुख्य बातें क्या है कि पहले तो हवा की गति क्या होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए। अब जब हवा की गति तेज हो तो उसमें रास्ते में क्या आना चाहिए, अवरोध आना चाहिए, मतलब कोई ऐसी चीज बीच में आनी चाहिए जिसके माध्यम से वो रेत रुक सके और वहां पे टीले बन सके। और भाई टीलों के लिए बनने के लिए और हवा तेज चलने के बावजूद भी सबसे जरूरी क्या है कि सर्वाधिक मात्रा में क्या होनी चाहिए, रेत होनी चाहिए। ये तीन कंडीशन है। जैसे हम बात करें कि भाई ये प्लास्टिक की डब्बी है, भाई इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए कि हमें इसको बनाने के लिए चाहिए सबसे पहले प्लास्टिक चाहिए, मजदूर चाहिए और एक ऐसी फैक्ट्री चाहिए और मशीनें चाहिए जिसके माध्यम से हम इसको आकार शेप दे सकें। मतलब अगर हमें इस बोतल को बनाना है तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, प्लास्टिक की पड़ेगी और मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, एक फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी जहां पर इसका निर्माण किया जा सके और मशीनों की जरूरत पड़ेगी और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। जिस प्रकार के रेत के टीले कैसे बनते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हवा की गति क्या होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए। जब हवा तेज चले तो रास्ते में कोई अवरोध आना चाहिए, क्या आना चाहिए, अवरोध आना चाहिए। और सर्वाधिक मात्रा में क्या हो, रेत हो। जहां पर रेत होगी तभी तो जब हवा की गति तेज होगी तब रेत उड़ के जाएगी। तो हम क्या बात कर रहे थे, अब देखो कि भाई रेत के टीले कैसे बनते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ साथियों की मेरे मन में काफी टाइम से है कि आप मुझे आपके मन में सवाल आता होगा कि सर आप हमें ना इतनी अच्छी साउंड क्वालिटी दे रहे हो, ना इतनी वीडियो क्वालिटी दे रहे हो, ना अच्छा आपके पास में बोर्ड है, ना हम आपसे क्यों पढ़े। भाई आपके मन में एक ख्याल आता होगा ना, एक सवाल कि भाई मेरे से आप क्यों पढ़ना चाहते हो। साथियों मैं आपसे बस एक इतनी सी गुजारिश करता हूँ कि YouTube पे किसी भी चैनल के ऊपर, चाहे वो कितना भी बड़ा चैनल हो, वहां पर जाकर देख लेना कि उन्होंने जो भौतिक प्रदेश है उनकी कितनी क्लासें करवाई हैं। अगर उन्होंने अरावली पढ़ाई है ना तो अरावली क्या उन्होंने 10 क्लासों में कराई है क्या, 10 क्लासों में अरावली कराई है। आज अपना थार का मरुस्थल चल रहा है, उसकी लगभग छठी क्लास है कि कौन सी क्लास है, छठी। मतलब क्या कि वो इतनी क्लासों में करवाता है क्या साथियों, कोई नहीं करवाता है। यूट्यूब पे सब लोग अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अपना पैसा कमाना चाहते हैं। क्या आपने उन्होंने आपको पूरी की पूरी सारी की सारी फ्री में कोई चीज उपलब्ध कराई है साथियों। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने 100% जो ऑफलाइन वाली फीलिंग है वो आपको दी है और एक एक चीज कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा है। अगर मैंने आपको एक एक चीज समझाने के लिए पूरा प्रयास करा है और मैं निरंतर प्रयास करता रहूंगा। आपका बस इतना सा फर्ज है कि आप चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और एक बार वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें साथियों। और जब आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो जो बाकी जितने भी मैंने क्लासें ले रखी है उनको भी एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखें साथियों। उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि मैंने किसी भी पार्ट को नहीं छोड़ा है। मतलब एक एक चीज आपको समझाई है, एक एक चीज आपके मैंने याद करवाने का प्रयास करा है। देखो साथियों कि मैं मानता हूँ संसाधनों का अभाव होता है, लेकिन अगर आप संसाधनों का वो करोगे रोना तो फिर आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरे पास में जितने संसाधन है उनके माध्यम से भी मैं आपको फ्री क्वालिटी एजुकेशन देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, हमारा ज्यादा से ज्यादा संख्या में सपोर्ट करना। आप मैं कह रहा हूँ ना कि आपको किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी सर ने आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री में आपको 16 क्लासों के माध्यम से, अभी तो अपनी कम लगभग लगभग 20 से 22 क्लास से भौतिक प्रदेश की होगी। क्या किसी ने भौतिक प्रदेश इतना डिटेल में पढ़ाया है क्या आपको। ये सारे की सारे लोग अपने ऐप के ऊपर पढ़ाते हैं, एक एक घंटे की क्लास देते हैं और उसके माध्यम से सारे के सारे नोट्स बनवाते हैं बोर्ड पर। वो सिर्फ मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ साथियों। हमने आपसे 1 रुपया नहीं मांगा है। चैनल सब्सक्राइब करने से ना ऐप का 1 रुपया लगता है ना कोई बात। बस आपको क्या करना है, अपने सिंसियर होकर अपनी पढ़ाई करनी है साथियों। तो हम क्या बात करेंगे भाई, मरुस्थल में रेत के टीले बनते कैसे हैं। देखो अब मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि भाई टीले बनते कैसे हैं। देखो आपको जितने भी बताए होंगे उन्होंने ऐसे कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, इन सवालों के जवाब आपको कहीं भी नहीं मिलता। अगर आपने ऑनलाइन कोर्स भी खरीदा है ना साथियों तो वो सिर्फ आपसे पैसे लेकर बस उनका पल्ला झाड़ लेता है, आता है टीचर पढ़ाता है और चल जाता है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में आप अपना बिल्कुल क्वेश्चन लिख के डालो, आपको क्या पढ़ना है वो डालो। और राजस्थान पॉलिटी के लिए आपने प्रवीण जी बोला था तो राजस्थान पॉलिटी बहुत जल्द ही शुरुआत कर देंगे हम। उस और भी आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए साथियों। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि भाई मरुस्थल में रेत के टीले कैसे बनते हैं। हेडिंग क्या है आज की हमारी, मरुस्थल में रेत के टीले, रेत के टीले कैसे बनते हैं, कैसे
बनते हैं। देखो इसकी शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, देखो शर्त, पहली शर्त क्या है, हवा की गति, हवा की गति तेज होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए। दूसरी, रास्ते में अवरोध होना चाहिए, रास्ते में अवरोध होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, रेत की मात्रा ज्यादा हो, क्या हो, रेत की मात्रा ज्यादा हो। ठीक है, अगर ये सारी कंडीशन हम पूरी कर देंगे तो हम क्या बना देंगे, हम रेत के टीले बना देंगे। अब रेत के टीले बनते कैसे हैं भाई, देखो कि भाई अगर आपने अब दिमाग लगाया होगा ना सर रेत के टीले बनते कैसे हैं, तो देखो ये माना कि रेत का टीला है, आपको पता है रेत का टीला कैसा होता है, ये रेत का टीला है। अब के भाई हवा की गति तेज होगी, तब जो रेत के टीले हैं वो नए कैसे बनेंगे, देखो जब हवा आएगी ना इस प्रकार से, देखो जब इस प्रकार से हवा आएगी तो रेत के टीले कैसे बनेंगे, देखो जब हवा यहाँ पर आएगी ना तो रेत के टीले देखो इस प्रकार से, एक सेकेंड, देखो जब हवा आएगी ना तब रेत के टीले इस प्रकार से बढ़ेंगे। देखो ये क्या हो गया, ये टीला है ना, ये वाला, ये तो क्या हो गया ओल्ड, ये क्या हो गया न्यू, ये क्या हो गया ओल्ड, ये क्या हो गया न्यू। इस प्रकार से क्या होते हैं, रेत के टीले बनते हैं साथियों। तो यह डायग्राम भी आपको बनाना है कि जब हवा आती है ना, हवा के माध्यम से जब रेत का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, क्या होता है, स्थानांतरण होता है। जब रेत का स्थानांतरण होता है तो रेत क्या है, अपनी जगह से खिसकती रहती है, और जब ज्यादा मात्रा में ये रेत पड़ी होगी तो आगे जाएगी, और कोई अवरोध मिल गया तो वहां पर ही क्या होगी, वो रेत के टीले बनते जाएंगे। अभी हम बात करेंगे कि रेत के टीलों के प्रकार कितने हैं, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो साथियों, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, कर लिया होगा। इसके बाद में हम एक एक चीज अच्छे से समझेंगे, मतलब कुछ भी बाकी नहीं रखने वाले। इसको आपको लिख लिया होगा। अब तो ये डायग्राम भी आपको बनाना है ऐसे कैसे कि जब हवा आती है ना, ये हवा है, क्या है ये हवा, ये हवा है, और ये क्या है, ये तो पुराने टीले हैं, सैंड ड्यूम्स, और ये क्या है न्यू ड्यूम्स। ठीक है, लिख लिया कि मरुस्थल में रेत के टीले कैसे बनते हैं, कि हवा की गति तेज होनी चाहिए, रास्ते में अवरोध होना चाहिए, रेत की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। अब देखो कि रेत के टीलों के प्रकार कितने हैं। ठीक है, फिर अपन एक एक प्रकार को समझते हैं अच्छे से और उसके नोट्स बनाते हैं। साथियों देखो, हम चाहे ना तो हम टाइम पास कर सकते हैं, हम भी कोई और ऐसा रास्ता अपना सकते हैं, लेकिन हमने क्या करा है कि हमने अब फ्री में आप सबको कि भाई एजुकेशन उपलब्ध करवानी है, तो उसके लिए हम आपके लिए प्रतिबद्ध हैं, ना मैं कभी इस चीज से मुकरूंगा ना कभी भागूंगा। तो अब देखो, अब हम क्या बात कर रहे थे, टीलों के प्रकार। देखो हेडिंग डालो, थार मरुस्थल, थार मरुस्थल में रेत के टीलों के प्रकार। अब देखो थार मरुस्थल में रेत के टीलों के कितने प्रकार है साथियों। तो अगर हम बात करें कि थार मरुस्थल में
रेत के टीलों के प्रकार है 8। कितने हैं? 8। जिसमें देखो कौन से है? अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, पैराबोलिक, बरखान, नेटवर्क, अवरोधी, तारा बालू का स्तूप, सफ्र काफिज। ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए हैं ये क्या है? ये रेत के टीलों के प्रकार हैं। क्या है? ये रेत के टीलों के प्रकार है। उसके बाद में हम अनुदैर्घ्य को पढ़ेंगे, अनुप्रस्थ को पढ़ेंगे, बरखान को पढ़ेंगे, पैराबोलिक को पढ़ेंगे, तारा स्तूप को पढ़ेंगे। एक एक को हम मरुस्थल के एक एक टीलों को पढ़ेंगे। ये कहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं, इसकी क्या क्या विशेषता है, इसमें कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है, सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक कौन से रेत के टीले पाए जाते हैं, एग्जाम में कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसकी हम पूर्णतः विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं साथियों। तो देखो सबसे पहला कौन सा है? अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य। दूसरा है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ। तीसरा है बरखान, बरखान या बरछान। चौथा है तारा स्तूप। क्या है? तारा स्तूप। पांचवा है पैराबोलिक, पैराबोलिक। छठा है सफ्र काफिज, काफिज, सब्र काफिज, सब्र काफिज है ये, सब्र काफिज। सातवां है अवरोधी, अवरोधी। और आठवां है नेटवर्क, नेटवर्क। लिखो इनको। ये क्या है? मरुस्थल में रेत के टीलों के प्रकार है। अब हम इनको एक एक को पढ़ेंगे, जितने भी आठों प्रकार है ये पढ़ेंगे हम। देखो बहुत बार राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि राजस्थान में थार के मरुस्थल में रेत के टीलों के प्रकार कितने हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो राजस्थान के थार के मरुस्थल में रेत के टीलों के प्रकार कितने हैं? 8 प्रकार है। कितने हैं? 8 प्रकार है। इन आठों का 8 प्रकार को एक बार पहले आप लिख लो, उसके बाद में हम पहले पढ़ेंगे अनुदैर्घ्य को, उसके बाद में अनुप्रस्थ, बरखान, तारा स्तूप, पैराबोलिक, सब्र काफिज, अवरोधी, नेटवर्क। इनको सबको सारे के सारे जितने भी हैं इन सबको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं साथियों। लिखो इसको, पानी पीता हूं जब तक मैं, जल्दी से लिखो। ठीक है, लिख लिया? देखो साथियों, मैं बस आपको एक चीज कहता हूं, जो मैं बोर्ड पे आपको लिखाता हूं ना, मैं रोज आपसे कहता हूं, रोज मेरा कहने का उद्देश्य क्या है कि अगर कोई भी पत्थर है उसके ऊपर अगर हम किसी भी रस्सी को बार बार रगड़ेंगे ना तो वहां पर भी निशान बन जाता है। तो मैं आपको इसलिए मैं रोज रोज आपको बोलता हूँ कि साथियों इसको लिखो, दोस्तों इसको लिखो, मित्रों इसको लिखो। आप क्यों बोलता हूँ इसका लिखने का कारण कि मैं जो आपको चीजें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो जितनी भी मैंने कम से कम 4 से 5 बुक्स पढ़ के, और मैंने खुद ने RS मेंस का एग्जाम दिया है, तो मैं खुद आपके सामने अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे में भी कुछ एबिलिटी होगी तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो साथियों बस मेरे पे एक बार आप विश्वास करके मेरा एक बार पूरा कोर्स पढ़े साथियों। मैं आपको पूरा कोर्स फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ आपसे, किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं ले रहा हूँ। अगर आपको सच में कि मेरा जो प्रयास है वो पसंद आता है साथियों, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि हाँ सर आप जो प्रयास कर रहे हो हम इससे सहमत हैं। तो आप मेरे जितने भी रेगुलर लिसनर हैं वो मेरे को आज की क्लास में कमेंट करके बताइए कि हाँ सर आप जो करवा रहे हो हम इससे सहमत है, और हम इसको सच में सर पसंद करते हैं कि आप ज्योग्राफी पढ़ाओ हमें, और इंडियन पॉलिटी पढ़ाओ, और भी कोई सब्जेक्ट है तो आप उसके लिए आप मुझे बोलो, मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ साथियों। मैंने अराउंड 28 सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो मैं 28 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो मैं पढ़ा सकता हूँ। कोई आए नहीं आए, मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं साथियों, तो मैं फ्री में आपको, फ्री में, बिल्कुल फ्री, 1 रुपया ना मैं कभी ये बनवाने वाला हूँ ना कोई। अगर इन फ्यूचर कोई जरूरत पड़ी तो मैं उसकी कहता नहीं, लेकिन जब तक मैं आपको फ्री में एजुकेशन दे सकता हूँ मैं फ्री में दूंगा, पूरा कोर्स करवाऊंगा, बीच में कुछ भी छूटने वाला नहीं है साथियों। अब देखो, तो हम सबसे पहले मरुस्थल के
जो रेत के टीले हैं उनके प्रकार पढ़ रहे थे। उनके प्रकार कितने हैं? 8 प्रकार है, जिसमें देखो अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान, तारा स्तूप, पैराबोलिक, सप्तकापी, अवरोधी, नेटवर्क। कितने प्रकार के हैं ये? 8 प्रकार के हैं। तो अब देखो कि हम बात करते हैं सबसे पहले अनुदैर्ध्य की। अनुदैर्ध्य क्या है कि भाई ये रेत का टीला है तो इसकी क्या विशेषता है, इसमें क्या क्या प्रमुख चीजें हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अब देखो अनुदैर्ध्य ऐसे रेत के टीले, मतलब ऐसे रेत के टीले जो हवाओं की, हवा है ना, हवा के समानांतर बने, मतलब हवा के बिल्कुल सीधो सीध में बने, उसे क्या कहते हैं? हम अनुदैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य। इसके और क्या क्या नाम हो सकते हैं? सर भाई आपके दिमाग में आता होगा सर अनुप्रस्थ नहीं आया, एग्जाम में कोई और नाम आ गया तो उसमें क्या आएगा? देखो रेखी आएगा, एक तो रेखी आ सकता है, तलवार के सरदृश्य आ सकता है, सीप आ सकता है, और क्या आ सकता है कि पौना वृत्ति आ सकता है, पौनानु वृत्ति आ सकता है, पौनानु बुक्की आ सकता है, पौनानु विमुखी आ सकता है। ये 4-5 शब्द हैं इनके जो अन्य नाम में आते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि इसमें कौन सी स्थला करके पाई जाती है, तो यहाँ पर एक तो गासी पाई जाती है, रेत कटक पाई जाती है, जिसे ये हम क्या कहते हैं? रेत कटक। कोई एक और नाम से जानते हैं वो मैं बता दूंगा आपको। और क्या है? यहाँ पे कारवा मार्ग गुजरता है। क्या गुजरता है? कारवा मार्ग से क्या गुजरता है सर? के कारवा मार्ग से ऊंटों का काफिला गुजरता है। क्या गुजरता है? ऊंटों का काफिला। अब देखो कि ये कारवा मार्ग, रेत कटक, ये क्या है? देखो देखो माना कि ये अपना क्या है? थार का मरुस्थल है। देखो ये थार का मरुस्थल है, ये थार का मरुस्थल। अब देखो थार के मरुस्थल में हवाएं चल रही है इस दिशा से, ये हवाएं चल रही है। एक एक चीज साथियों में पूर्णतः आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। देखो ये हवाएं चल रही है, ये हवा चल रही है, ये थार का मरुस्थल है ना। थार के मरुस्थल में जो हवाएं चलती है ना, उसको बता रहा हूँ। ये बिल्कुल समानांतर हवाएं चल रही है और इसके अंदर क्या है? रेत के धोरे हैं। अब देखो जब ये हवाएं चलती है ना इसके अंदर, तो साइड में जब हवा चलती है, जो रेत है ना वो साइड में आती है इस प्रकार से। देखो इस प्रकार से जमा होती रहती है रेत। जब हवाएं चलती है ना तो इस प्रकार से रेत जमा होती रहती है। देखो जब इस प्रकार से रेत जमा होती है ना, यहाँ पर ये रेत जमा होगी, देखो साइड में, ये रेत जमा होगी ना भाई, इस प्रकार यहां से भी यहां आएंगे। देखो इस प्रकार से रेत जमा हो जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं? जो ये जो बाहर जो रेत आई ना, इसको क्या बोलते हैं? हम रेत कटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेत कटक, रेत कटक बोलते हैं। और जो बीच में जब हवा के माध्यम से जो बीच में खाली मार्ग बच गया ना, इस खाली मार्ग को हम क्या कहते हैं? कारवा मार्ग। क्या कहते हैं? कारवा मार्ग। क्या कहते हैं हम? कारवा मार्ग। इस कारवा मार्ग से क्या गुजरता है? ऊंटों का काफिला, ऊंटों का काफिला, काफिला गुजरता है। और इस खाली जगह जो बीच में हवा के माध्यम से, जब हवा ऐसे चलती है ना, तो बीच में जो ये खाली जगह हो जाती है ना, इसी को ही हम क्या कहते हैं? इसी को ही हम कहते हैं गासी। क्या कहते हैं? गासी। और सर्वाधिक कारवा मार्ग है रेत कटक, ये कहां पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जैसलमेर में। सर्वाधिक, सर्वाधिक जैसलमेर। कहाँ पाए जाते हैं? ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। देखो अगर आपको अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य समझना है तो हमें उसके पहले क्या समझना होगा कि भाई गासी क्या है, रेत कटक क्या है, कारवा मार्ग क्या। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि जब रेत के धोरे होते हैं ना, रेत के धोरे, देखो ये रेत है, जो मेरा हाथ है ना, इसके अंदर से हवा चल रही है, तो इस साइड से क्या, वो जो बीच में मिट्टी है ना, वो साइड में हटती जाएगी और वो साइड में जमाव कर लेगी, तो उसको क्या कहते हैं? हम रेत कटक कहते हैं। जो साइड में जम गई उसको तो रेत कटक कहते हैं। और जो बीच में खाली जगह मिल गई ना, तो अब देखो कि रेगिस्तान में जो ऊंट वगैरह या काफिला चलता है, तो रेगिस्तान में क्या है कि हर कोई आदमी 2 कदम आगे चलता है, 3 कदम पीछे आ जाता है। तो उस बीच में जो खाली जगह है, जहां पर क्या पाया जाता है? कठोर भाग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कठोर भाग। उसके अंदर से क्या निकलते हैं? जो वहां पर रेगिस्तान में रहने वाले लोग, जैसे कि ऊंटों का काफिला निकलता है, वो बीच की जगह से निकलता है। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? गासी नाम से जानते हैं। किस नाम से? गासी नाम से। और
इसको क्या कहते हैं हम, काफिला मार्ग कहते हैं। और जो हवा के माध्यम से, हवा के द्वारा जो साइड में मिट्टी जमा हो जाती है ना, उसको क्या कहते हैं हम, रेत कटक कहते हैं। क्या कहते हैं, रेत कटक। एक बार ये बना लो, इसके बाद में हम इसको अनुदैर्ध्य की पहले परिभाषा लिखते हैं और उसको अच्छे से लिखते हैं। पहले ये बना लो एक बार। ये क्या है, पूरा का पूरा थार का मरुस्थल। साथियों देखो, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है ना, तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों तक हमारी रीच पहुंचाओ। साथियों, मैं आपको ये सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूं। लिखो, जल्दी से लिख लिया। इसके बाद में हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। लिख लो एक बार। ये बताने का, ये सारी चीजें समझाने के साथ मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो लोग बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, उनके उनसे मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों के लिए ये सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड हो सके। लिख लिया। लिख लिया होगा। पूरा का पूरा आपको बनाना है ऐसा ही, और उसके बाद में आगे बढ़ना। देखो, अनुदैर्ध्य, हम पहला प्रकार पढ़ रहे हैं किसका, मरुस्थल में रेत के टीलों का। उसे क्या कहते हैं हम, अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य में क्या होता है कि भाई जब हवा क्या चलती है, हवा बिल्कुल समानांतर चलती है किसके, रेत के टीलों के। जब रेत के टीलों के चलती है तो उसके ऊपर जब हवा का विस्तार होता जाता है, हवा के माध्यम से रेत का ऊपर, तो उसे क्या कहते हैं हम, रेत कटक कहते हैं। और इसी के जो बीच में खाली जगह बच जाती है उसे क्या कहते हैं हम, घासी कहते हैं। और उसके अंदर से क्या निकलता है, कारवा मार्ग। कारवा मार्ग क्या है कि भाई जहां से ऊंटों का काफिला गुजरता है, और ये सर्वाधिक कहां पर है, जैसलमेर में है। अब देखो आगे, ये बना लिया। इसके बाद में ये लिखना है पूरी की पूरी परिभाषा इसकी। देखो साथियों, इतना डिटेल में आपको ना तो किसी बुक में मिलेगा, ना कोई आपको सर करवाने वाला है। अगर आप सच में राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम में अगर राजस्थान ज्योग्राफी से अपना अच्छा स्कोर करना चाहते हो साथियों, तो क्लास को पूरा जरूर देखें और एक एक चीज को समझे। साथियों देखो, ऐसे रेत के टीले, ऐसे रेत के टीले जो हवा हवा के बहाव के हवा के बहाव के समानांतर के समानांतर बनते हो, उसे क्या कहते हैं हम, अनुदैर्ध्य रेत के टीले कहते हैं। देखो अन्य नाम क्या है इसके, अन्य नाम देखो, रेखीय, रेखीय और तलवार। ये क्या है कि ये तलवार के जैसे दिखाई देते हैं। तलवार सादृश्य, सादृश्य रेत के टीले, रेत के टीले, सीफ, इनको क्या कहते हैं, सीफ भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इनको, पौनानुमुखी, पौनानुमुखी, पौनानुवृत्ति, पौनानुवृत्ति। और क्या कहते हैं इनको, पौनानुभिमुखी, भिमुखी। ये इतने सारे इसके क्या है, अन्य नाम है। साथियों लिखो जल्दी से, अनुदैर्ध्य ऐसे रेत के टीले जो हवा के बहाव के समानांतर बनते हो। अन्य नाम क्या है, रेखीय, तलवार सादृश्य, सॉरी साथियों, तलवार सादृश्य रेत के टीले, सीप, पवनानुमुखी, पवनानुवृत्ति, पवनानुभिमुखी, ये इनके क्या है, अन्य नाम है। लिखो जल्दी से, इसको लिखो, जब तो पानी पीता हूं। लिख लिया, जल्दी लिखो।
ये सारी चीजें जल्दी जल्दी लिखा करो साथियों। मैं टाइम इसलिए देता हूं कि आप जब क्लास लो ना उसी में आप लिख लो। पहले आप क्लास को पूरा देखोगे फिर वापस नोट्स बनाओगे तो ऐसे आपका डबल काम हो जाएगा। जब आप पढ़ते हो और तभी आप लिखते हो तो साथियों आपको ज्यादा याद होता है। पता है ना आपको ये सारी चीजें। तो आप अच्छे बच्चे हो तो अच्छे बच्चों की तरह अपनी पढ़ाई को महत्व दो और अच्छे से पढ़ते रहो। देखो इसको जल्दी से लिख लिया। अब देखो अनुदैर्घ्य किसे कहते हैं कि भाई ऐसे रेत के टीले जो हवा के बहाव के क्या बनते हो, समानांतर बनते हो। इसका अन्य नाम क्या है, रेखीय। तलवार सादृश्य के टीले सीप, पवनानुमुखी, पवनानुवृत्ति, पवनानुभिमुखी ये कहते हैं। और इसकी बात करते हैं हम स्थलाकृति। देखो स्थलाकृति कौन सी है अनुदैर्घ्य में, स्थला कृतियां। देखो स्थलाकृतियों में कौन सी है, गासी और क्या है, रेत कटक, रेत कटक या इसी को क्या कहते हैं हम, अलग स्तूप, अलग स्तूप। और क्या है, कारवा मार्ग, कारवा मार्ग। अब देखो ये जो गासी है ना ये क्या है, ये कारवा मार्ग है। क्या है, कारवा मार्ग का दूसरा नाम है। और कारवा मार्ग का किसे कहते हैं, जहां से ऊंटों का काफिला गुजरता है, जहां से ऊंटों का काफिला, ऊंटों का काफिला गुजरता, जहां से ऊंटों का काफिला गुजरता है। लिखो सर्वाधिक जैसलमेर में। कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में। लिखो जल्दी से इनको, ये सारे लिख लो। इसके बाद में हम अनुप्रस्थ की शुरुआत करते हैं। लिखो जल्दी से। लिख लिया, 2 सेकंड का टाइम है, जल्दी लिख लो। लिख लिया। अब बात करते हैं हम अनुप्रस्थ की। सेकंड कौन सा है, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ क्या है, देखो ऐसे रेत के टीले जो हवा की दिशा के समकोण पर बनते हैं। किस पर बनते हैं, समकोण पर बनते हैं। ये किसका छोटा रूप है, ये बरखान का छोटा रूप है। किसका है, ये बरखान का छोटा रूप है। ये क्या है, छोटे छोटे अर्धचंद्राकार है। क्या है, छोटे छोटे अर्धचंद्राकार। ये सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं, ये जैसलमेर के मोहनगढ़ व गंगानगर के सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। कहां पर, जैसलमेर के मोहनगढ़ व गंगानगर के सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। कौन से, अनुप्रस्थ। कौन से पाए जाते हैं, अनुप्रस्थ। देखो ऐसे रेत के टीले, रेत के टीले जो हवा, हवा की बहाव दिशा, बहाव दिशा के समकोण पर, किस पर, समकोण पर बनते हो। ये क्या है, ये बरखान, बरखान
बरखान का छोटा रूप, बरखान का क्या है, ये छोटा रूप है, छोटा रूप है। ये कहाँ पाए जाते हैं, देखो ये है जैसलमेर, जैसलमेर के मोहनगढ़ और गंगानगर के सूरतगढ़, सूरत, लिखो जल्दी से। अनुप्रस्थ किसे कहते हैं, देखो ऐसे रेत के टीले जो हवा की बहाव दिशा के किस पर बनते हैं, समकोण पर बनते हैं। बरखान, ये क्या है, बरखान का छोटा रूप है। ये कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर के मोहनगढ़ और गंगानगर के सूरतगढ़। अब देखो इसकी क्या आकृति है, देखो जैसे कि ये हवा है, ये हवा चल रही है, जब हवा चलती है ना तो हवा के क्या बनते हैं, ये बिल्कुल सादृश्य बनते हैं, देखो इस प्रकार से छोटे छोटे। समकोण मतलब बिल्कुल क्या होती है, बिल्कुल उसके समकोण पर, बिल्कुल हवा इसके क्या कहां पर गुजरती है, मध्य में, मध्य से गुजरने का प्रयास करती है और उसके माध्यम से ये रेत ला ला के यहाँ पर क्या बना देती है, ये अनुप्रस्थ रेत के टीले बना देती है। लिखो इसको जल्दी से। ये यहाँ पर ये अलग लिख लेना साथियों, ये जोधपुर और बाड़मेर में पाए जाते हैं। तभी मैं कंफ्यूज हो रहा था ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, जोधपुर और बाड़मेर में। कहाँ पाए जाते हैं, जोधपुर व बाड़मेर, बाड़मेर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, जोधपुर और बाड़मेर में पाए जाते हैं। लिख लिया होगा अब तो। अब देखो, अब हम बात करेंगे किसकी, बरखान की। बरखान, बरखान को क्या कहते हैं, बरछान, बरछान। अब देखो ये क्या है, ये अनुप्रस्थ का बड़ा रूप है। क्या है, अनुप्रस्थ का बड़ा रूप, अनुप्रस्थ का बड़ा रूप, बड़ा रूप है। हवा के दिशा दिशा के समकोण पर बनता है, के दिशा के समकोण पर बनता है। ये कैसे होते हैं, ये अर्ध चंद्राकार होते हैं। क्या होते हैं, ये अर्ध चंद्राकार, अर्ध चंद्राकार होते हैं। इनकी चौड़ाई कितनी हो सकती है, देखो इनकी चौड़ाई होती है 100 से लेकर 200 मीटर तक। कहां तक, 100 से लेकर 200 मीटर तक। और ऊंचाई हो सकती है इनकी 10 मीटर से लेकर 20 मीटर तक, 10 मीटर से लेकर 20 मीटर तक। ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं। क्या होते हैं ये, सर्वाधिक गतिशील, सर्वाधिक सर्वाधिक गतिशील, सर्वाधिक विनाशकारी, सर्वाधिक विनाशकारी। और देखो सर्वाधिक मरुस्थलीकरण इन्हीं से होता है, क्योंकि सर्वाधिक गति है इनकी, तो क्या होते हैं ये, सर्वाधिक मरुस्थलीकरण भी इन्हीं से होता है। सर्वाधिक मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण इन्हीं से होता है।
इन्हीं से होता है। अब देखो कि जो बरछान है या बरखान क्या है, ये अनुप्रस्थ का बड़ा रूप है। किसका बड़ा रूप है? अनुप्रस्थ का बड़ा रूप है। हवा की दिशा के समकोण पर बनते हैं। किसके बनते हैं? हवा की दिशा के समकोण पर बनते हैं। ये क्या है? अर्धचंद्राकार होते हैं। इनकी चौड़ाई कितनी होती है? 100 से लेकर 200 मीटर तक इनकी चौड़ाई होती है। इनकी ऊंचाई कितनी होती है? 10 से 20 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है। ये सर्वाधिक क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। सर्वाधिक क्या होते हैं? विनाशकारी होते हैं। और जो सर्वाधिक मरुस्थलीकरण का विस्तार होता है ना, वो इन्हीं के कारण होता है। क्योंकि ये रातों रात ये रेत के टीले कहीं सुबह कहीं था, दूध सुबह और कहीं पहुंच गया। मतलब रेत के टीले कैसे पहुंचते हैं? देखो कि रात को है ना, ये माना कि कोई महस है, उसका घर है, ठीक है, ये महस का घर है और महस का परिवार रात को यहाँ पे सो रहा है। महस भी सो रहा है, उसका परिवार सो रहा है। और रात को जब ये कहां पर रह रहा है? ये मरुस्थल में रह रहा है। कहां पर रह रहा है? मरुस्थल में। अब देखो बरखान या बरछान जो कि इसके घर के आसपास में क्या पाए जाते हैं? रेत के टीले। अब रात को चली तेज गति से हवाएं। क्या चली? रात को तेज गति से हवाएं। अब जब रात को तेज गति से हवाएं चली तो ये जो बरछान थे ना, पूरे पूरे कैसे कैसे ये वाले, तो ये ऐसे कैसे उठ के कहाँ चले गए? इसके घर के ऊपर। कहाँ चले गए? इसके घर के ऊपर। तो जब इसके घर के ऊपर चले गए तो इसके घर के साथ में इसने क्या ले ली? जीवित समाधि ले ली। कैसे ले ली? जीवित समाधि। मतलब ये दफन हो गए। इतने भयंकर होते हैं क्या ये बरछान के रेत के टीले, क्योंकि इसीलिए ये क्या है? सर्वाधिक गतिशील और सर्वाधिक विनाशकारी। अब देखो कि कहीं पर भी अच्छी उपजाऊ भूमि है, माना कि ये रात को खेत है, ठीक है, अगर कोई रास्ते में अवरोध नहीं बचा, ये रात को कोई खेत है बढ़िया हरा भरा सा, क्या है? बढ़िया हरा भरा सा, यहाँ पर क्या उगी खड़ी है फसल, ठीक है, ये बढ़िया फसल खड़ी है। और रात को आई तेज आंधी या बरसात आई, आंधी आई, बरसात नहीं आंधी आई, और आंधी कौन से रेत के टीलों को उठा उठा के खेत के ऊपर पटक दिया? बरखान वालों को। और ये इनको पता है ये कितने बड़े बड़े होते हैं, इन्होंने क्या कर दिया? सुबह उठा और जब राहुल उठ के सुबह इस खेत को देखा, अपने खेत को, तो ये खेत ही गायब हो चुका था। और यहाँ पर क्या बन गया? रेत का टीला बन गया। क्या बन गया? रेत का टीला। अब देखो कि जब आंधी आती है ना, आंधी आंधी जब आंधी आती है ना साथियों, जब आंधी आती है, जब हम घर के दरवाजे खिड़कियां बंद क्यों करते हैं? घर के दरवाजे खिड़कियां इसलिए बंद करते हैं कि जो रेत है ना, वो रेत क्या नहीं आए? घर के अंदर नहीं आए। फिर अपन अगर रेत को झाड़ू के माध्यम से बाहर निकाले तो हमें क्या आता है? जोर आता है। क्या आता है? जोर। अब जब जोर नहीं आना, अपने को जोर नहीं आने देना है तो क्या करना है? पहले ही खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो। उसके बाद में क्या नहीं आएगी? घर के अंदर रेत नहीं आएगी। और उसके बाद में वो रेत जब बाहर देखते हो आप, तो बाहर आपको इतनी रेत की रेत दिखाई देती है। फिर उसको आप साफ करते हो तो क्या आता है? आपको जोर आता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है? रेत के टीलों का निर्माण होता है। क्या होता है? रेत के टीलों का निर्माण होता है। देखो बरखान या बरछान किसे कहते हैं? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बरखान क्या है, बरखान कहां पर बनते हैं? तो ये हवा की दिशा के समकोण पर बनते हैं। कहां पर बनते हैं? हवा की दिशा के समकोण पर बनते हैं। किसका बड़ा रूप है? अनुप्रस्थ का बड़ा रूप है। ये कैसे होते हैं? ये अर्धचंद्राकार होते हैं। कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार होते हैं। इनकी चौड़ाई कितनी है? 100 से लेकर 200 मीटर तक। इनकी ऊंचाई आती है 10 से 20 मीटर तक। ये क्या होते हैं? सर्वाधिक गतिशील होते हैं, सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं और सर्वाधिक मरुस्थलीकरण इन्हीं से होता है। अब ये कहां पर पाए जाते हैं? सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई बरखान या बरछान कहां पर पाए जाते हैं? बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लिख लिया होगा अब तो। ये साथियों आपको साथ के साथ में क्या बनाने हैं? नोट्स बनाने हैं। अब देखो ये कहां पर पाया जाता है। देखो ये पाया जाता है चुरू में एक जगह है, भालेरी। चुरू में कौन सी जगह है? भालेरी। पहले जोधपुर में थी, अब फलोदी खुद क्या है? एक जिला है, एक जिला है। तो फलोदी में और गंगानगर के सूरतगढ़ में, गंगा नगर में, सूरतगढ़ में। अब कोई लाला है, कोई लाला है, कोई लाली है, जो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं चूरू के भालेरी में। कहाँ रहते हैं? चूरू के भालेरी में। उनका क्या है? आशियाना है बढ़िया सा। अब वो आशियाना रात में अगर हवा ही तेज तो आशियाना क्या हो जाएगा? दफन हो जाएगा।
ये कहां पर है, देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बरखान सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं, तो ये 3 ऑप्शन में दे दिया जाता है, ए बी सी दे दिया जाता है और इसमें से एक पूछ लिया जाता है बरखान कहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो आपको ये तीनों चीजें यार क्या रखनी, याद है कि भाई चूरू के भालेरी में, और जोधपुर का पहले फलोदी था, फलोदी खुद जिला है तो फलोदी में, और गंगानगर के सूरतगढ़ में, किसमें, गंगानगर के सूरतगढ़ में, लिखो इसको जल्दी से ये तीनों। इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं, देखो जल्दी। लिख लिया, अब तो लिख लिया होगा मेरे परम मित्रों। आपको लिखने में तो बहुत जोर आता होगा, है ना। अगर जिस जिसको लिखने में जोर आता है कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर कि सर मेरे को जोर आता है लिखने में। सही बताऊं साथियों, मेरे को तो लिखने में बड़ा मजा आता है, मैं तो हमेशा लिखता रहता हूँ सारी चीजों को लिखने में। ठीक है, बरखान या बरछान क्या है कि अनुप्रोस्त का बड़ा रूप है, हवा की दिशा के किस पर बनते हैं, समकोण पर बनता है। क्या होते हैं, अर्ध चंद्राकार होते हैं। इनकी चौड़ाई कितनी होती है, 100 से लेकर 200 मीटर। इनकी ऊंचाई कितनी होती है, 10 से 20 मीटर। ठीक है, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, चूरू में, भालेरी में और फलोदी में और गंगानगर के सूरतगढ़ में। ठीक है, ये सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं, सर्वाधिक गतिशील होते हैं और सर्वाधिक मरुस्थलीकरण किनसे होता है, बरखान से होता है। अब ये कैसे होते हैं, देखो इनका हम एक डायग्राम बनाते हैं। देखो ये इस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से, इस प्रकार से ये क्या होते हैं, ये बनते हैं बालू का स्तूप, बिल्कुल अर्धचंद्राकार। कैसे होते हैं, बिल्कुल अर्धचंद्राकार। ठीक है, और इनकी ये जो चौड़ाई होती है ना, कि ये कितने इतने चौड़े हो सकते हैं, इस प्रकार से इनकी चौड़ाई कितनी होती है, 100 से लेकर 200 मीटर तक। कहाँ तक, 100 से लेकर 200 मीटर तक। और इनकी जो ऊंचाई होती है ना, ऊंचाई होती है 10 से 20 मीटर तक। क्या होती है, 10 से 20 मीटर तक। इनको क्या कहते हैं, हम अर्धचंद्राकार कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। ये दिमाग, ये जो डायग्राम है आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि इस प्रकार का क्या होता है, बरखान होता है। क्या होता है, बरखान होता है। अब हम बात करते हैं आगे। अब हमारा कौन सा आ गया, फोर्थ आ गया, फोर्थ नंबर का। बरखान के बाद में देखो तारा बालू का स्तूप, तारा स्तूप, तारा स्तूप। ये कहां पर बनता है कि भाई ये हवाओं की, मतलब ऐसी रेत, ऐसे रेत के टीले जो हवाओं की दिशा की ओर क्या है, अपनी बहुत सारी भुजाएं फैलाए हुए हैं, बहुत सारी भुजाएं जिन्होंने अपनी निकाल दी हवा की दिशा की ओर, उसे क्या कहते हैं, हम तारा बालू का स्तूप कहते हैं। देखो ऐसे रेत के टीले, टीले जिनके एक से, जिनकी लिख लो, जिनकी एक से अधिक भुजाएं, एक से अधिक भुजाएं हवा की तरफ, हवा के मुंह की तरफ, हवा के मुंह की तरफ, हवा की मुंह की तरफ निकलती, हवा के मुंह की तरफ निकलती हो। ठीक है, यह कहां पर पाए जाते हैं, ये सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं। अब देखो ये सर्वाधिक पाए जाते हैं जैसलमेर के, जैसलमेर के मोहनगढ़। कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर के मोहनगढ़ और
गंगानगर के सूरतगढ़ में। कहाँ पाए जाते हैं? गंगानगर के सूरतगढ़ में। सूरतगढ़। अब देखो ये कैसे होते हैं, देखो ये इस प्रकार से होते हैं। ये इस प्रकार से होते हैं। इसे क्या कहते हैं? तारा स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा स्तूप कहते हैं। लिखो इनको जल्दी से। लिख लिया? जल्दी से लिखो इनको। लिख लिया भाई? तारा स्तूप किसे कहते हैं? देखो, ऐसे रेत के टीले जिनकी एक से अधिक भुजाएं हो और हवा के मुंह की तरफ निकली हो, उसे क्या कहते हैं? तारा बालू का स्तूप। इस प्रकार के हो। ठीक है। जो ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर के मोहनगढ़ में पाए जाते हैं और गंगानगर के सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं पैराबोलिक की। किसकी बात करते हैं? पैराबोलिक की। पैराबोलिक रेत के टीले कैसे होते हैं? पैराबोलिक। पैराबोलिक। अब देखो पैराबोलिक रेत के टीले कैसे होते हैं? क्या भाई, जो मरुस्थल है ना, मरुस्थल में ऐसे रेत के टीले जो किसी वनस्पति के अवरोध से बनते हैं। वनस्पति के अवरोध से कैसे? कि भाई कोई रोहिड़ा है, जैसे कि ये एक रोहिड़ा है, इसका अगर हवा आ रही है और हवा के माध्यम से क्या आ रही है? रेत आ रही है, और रेत इस रोहिड़ा से टकराकर इसके चारों ओर क्या बन जाती है? एक टीला बना देती है। क्या बना देती है? टीला बना देती है। उसे क्या कहते हैं? हम पैराबोलिक कहते हैं। ये किस प्रकार से होते हैं? जो लड़कियां होती ना, आपने अपने स्कूल में किसी लड़की को हेयर बैंड लगाते हुए देखा होगा, तो ये हेयर बैंड की आकृति के समान दिखाई देते हैं। किस समान दिखाई देते हैं? हेयर बैंड की आकृति के समान दिखाई देते हैं। राजस्थान में कौन से जिले में? देखो, ये पाली है, जोधपुर है, सीकर है, नागौर है, चूरू है, इतने जिलों में पाया जाता है। तो हम बात करें कि भाई जो मरुस्थल में सर्वाधिक कौन से टीले पाए जाते हैं, तो मरुस्थल में राजस्थान में सर्वाधिक टीले कौन से पाए जाते हैं? पैराबोलिक पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? पैराबोलिक टीले पाए जाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि राजस्थान में मरुस्थल में सर्वाधिक टीले कौन से पाए जाते हैं? पैराबोलिक पाए जाते हैं। क्योंकि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन से बालू का स्तूप या बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इसको बालू का स्तूप भी कहते हैं और रेत के टीले भी कहते हैं। तो कौन से रेत के टीले जो राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो कौन से है? पैराबोलिक है। और सर्वाधिक मरुस्थलीकरण किससे होता है? बर्खांग से होता है। याद रखना साथियों, अलग अलग सबकी अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग क्वेश्चन हर एक रेत के टीले से बनता है। तो उस प्रकार से आपको इसको याद रखना है। देखो कि भाई पैराबोलिक, ऐसे रेत के टीले, ऐसे रेत के टीले जो किसी वनस्पति, अब देखो वनस्पति कौन सी आ गई इसके अंदर? देखो, रोहिड़ा, खेजड़ी, बबूल, वनस्पति के अवरोध से बनते हो। किससे बनते हो? वनस्पति के अवरोध से बनते हो। ये किस प्रकार दिखाई देते हैं? यह महिलाओं के बालों में लगाने वाले
लगाने वाले हेयरबैंड के समान दिखाई देते हैं, के समान दिखाई देते हैं। ठीक है, यह है राजस्थान में पाली जोधपुर, चूरू, नागौर, सीकर में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? सीकर में पाए जाते हैं। सीकर में पाए जाते हैं। लिखो जल्दी से भाई। पैराबोलिक ऐसे रेत के टीले जो किसी वनस्पति के अवरोध से बनते हैं। वनस्पति क्या हो सकती है भाई? क्या क्या पाई जाती है? थार के मरुस्थल के रोइडा हो गया, खेजड़ी हो गया, बबूल हो गया। इनके झुकाव से जो रेत के टीले बनते हैं उसे क्या कहते हैं? हम पैराबोलिक कहते हैं। ये किस प्रकार का होते हैं कि जो महिलाएं हेयर बैंड लगाती है ना सर के अंदर, उसके प्रकार के दिखाई देते हैं। कौन से जिले में पाए जाते हैं? पाली, जोधपुर, चूरू, नागौर, सीकर में पाए जाते हैं। और ये राजस्थान में मरुस्थल में क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक पाए जाने वाले रेत के टीले हैं। तो ये एक बार लिख लो, फिर ये भी लिखते हैं हम। जल्दी लिखो। लिख लिया? याद कैसे करना है इसको? देखो कि भाई पैराबोलिक किसे कहते हैं। देखो पैराबोलिक रेत का टीला किसे कहते हैं कि भाई ऐसे रेत के टीले जो किसी वनस्पति के, वो वनस्पति कौन सी आएगी? रोइडा, खेजड़ी, बबूल के अवरोध से बनते हैं। इसे क्या कहते हैं? बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? पैराबोलिक कहते हैं। ये किस प्रकार के दिखाई देते हैं? महिलाओं के बालों में लगाने वाले हेयर बैंड के समान दिखाई देते हैं। ये कौन से जिले में पाया जाता है? ये पाली, जोधपुर, चूरू, नागौर, सीकर में पाए जाते हैं साथियों। अब देखो कि मरुस्थल में सर्वाधिक कौन से रेत के टीले पाए जाते हैं? पैराबोलिक पाए जाते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। देखो मरुस्थल में सर्वाधिक रेत के टीले पैराबोलिक पाए जाते हैं। किस प्रकार से पाए जाते हैं? देखो कि माना कि ये कोई पेड़ है, ये पेड़ है। अब क्या आ रही है? हवा। देखो ये हवा आ रही है, ये इस तरफ से हवा आ रही है। ठीक है, ये हवा आ रही। तो यहाँ पर जब ये हवा का क्या होता जाता है? यहाँ पर जमाव होता जाता है। क्या होता जाता है? यहाँ पर जमाव होता जाता है। ये हवा क्या करती है? फिर यहाँ पर रेत लाती रहती है और क्या करती रहती है? हवा का जमाव करती रहती है। तो इसी को क्या कहते हैं? हम पैराबोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराबोलिक। ये लाइन क्या है साथियों? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ध्यान रखना, इस लाइन से बहुत बार
राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम में क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखो इसको जल्दी से, लिखो। ठीक है साथियों, ये चीजें याद हो गई। बाकी जो बचे हुए हैं 3 और वो कल की क्लास में करेंगे हम। आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम मरुस्थल को समाप्त कर देंगे साथियों, और पूर्वी मैदान या दक्षिणी पूर्वी पठारी पठार में से एक को स्टार्ट कर देंगे हम साथियों। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें साथियों। जय हिंद।